अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। मैं हूँ मुनीबा आसिफ। जनाब मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे और आपकी आज की सुबह भी अच्छी हुई होगी और अच्छे तरीके से आप आज का दिन भी गुजारेंगे। तो आज वीकेंड है और वीकेंड की एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही कह लें कि समा होता है। आप काम करने तो आते हैं लेकिन आपको इस चीज़ की एक्साइटमेंट होती है, इस चीज़ की खुशी होती है कि जनाब वीकेंड है और जब काम करके जाएंगे तो अगले दिन आराम से जो है ना आप उठ सकेंगे, अपनी नींद पूरी कर सकेंगे, अपने बाकी के जो काम काज है ना आप वो भी कर सकेंगे। लेकिन हमने कुछ तैयारियां भी करनी है जनाब। कल जो है ना वो दोबारा से टाकरा होने जा रहा है हमारा रिवायती हरीफ के साथ। पाकिस्तान और इंडिया दोबारा से मद्दे मुकाबल आएगी और पिछले हफ्ते जो रहा, जो जीत हम नहीं सके, उसमें मुझे लगता है कि हमने उस तरह बात नहीं की है, बल्कि हमने परफॉर्मेंस को तो बिल्कुल पीछे रख दिया था कि हमारे प्लेयर्स ने किस तरह की परफॉर्मेंस दी थी, बिकॉज़ उनके अंदर वो जज्बा नज़र ही नहीं आ रहा था कि वो जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं। उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात ही नहीं हुई। हम सभी कंट्रोवर्सी के ऊपर चले, हाथ नहीं मिलाया गया या जो वो अंपायर था उसने गलत या कोई बाइसनेस शो की है, ठीक है वो भी चीज़ें हुई हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रायोरिटी पे हमारी चीज़ें होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो खेल क्यों नहीं पा रहे, उनके अंदर वो जज्बा, वो मोटिवेशन, वो जो स्पार्क, जो आप जा रहे हैं मैदान में जा रहे हैं आपके अंदर वो क्यों नहीं पाया जा रहा, वो प्रेशर आप इतना क्यों फील कर रहे हैं। यूएई के साथ भी इन्होंने जब मैच खेला है वो भी, उसमें भी हमें यही नज़र आया है, ओमान के साथ भी। मतलब ठीक है जीत तो हम गए हैं वो दोनों मैचेस, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं नज़र आई है। हम बहुत आराम से जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो अग्रेशन हमें नज़र नहीं आता है हमारे प्लेयर्स का मैदान में। हालांकि हमें इस दफ़ा बड़ी उम्मीद थी कि न्यू कमर्स हैं हमारी टीम के अंदर, न्यू एडिशंस हुए हैं हमारी टीम के अंदर, प्लेयर्स नए नाम आए हैं, नए चेहरे आए हैं जिनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होगी, जिनको जो है ना वो मैदान में उतरेंगे तो चौकों छक्कों की बरसात हो जाएगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। और हम ये लेकर बैठ गए कि जनाब इंडियन टीम ने हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया। आप ये तो देखें कि भाई आप परफॉर्मेंस कैसी दे रहे हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं हम कि कल का जो मैच होगा उसमें ऐसा कोई कंट्रोवर्सी ना हो। होप ही कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, होप फॉर द बेस्ट। और दूसरा ये भी होप कर सकते हैं कि जनाब इस दफ़ा जो हमारी टीम है, हमारे प्लेयर्स हैं, वो तमाम तर गलतियां ना दोहराएं जो उन्होंने पिछले मैचेस में दोहराई हैं। और ख़ास तौर पर जो इंडिया के साथ हमारा मैच हुआ था लास्ट संडे भी, उस तरह की गलतियां हम सरजद ना करें इस दफ़ा। तो अगर जीत जाएंगे तो फिर हमारे पास चांसेस हैं कि हम आगे भी क्वालिफाई कर लें, लेकिन कल के ऊपर डिपेंड करता है कि कल का जो वीकेंड है हमारा, कल का जो संडे है वो किस तरह का रहने वाला है। होप फॉर द बेस्ट। हम ये नहीं कहेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, हम उम्मीद ही कर सकते हैं जनाब। बाकी हमारी टीम की, हमारे प्लेयर्स की कह लें कि उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कल किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं, कितना अग्रेशन दिखाते हैं अगेंस्ट इंडिया, अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू, खेल के, अब प्ले करके। तो कल का इंतज़ार कर लेते हैं थोड़ा, फिर उसके ऊपर बात करेंगे हम मंडे पे। तो जनाब अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं जनाब खाने पीने के हवाले से, बल्कि सेहत के हवाले से। आजकल हम जो खा पी रहे होते हैं ना उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी सेहत से ज़ाहिर होता है। सिर्फ 15 साल पहले ये तसव्वुर ही नहीं किया जाता था कि किसी को 40 साल से पहले फैटी लीवर होगा, लेकिन अब मरीज़ टेस्ट कोई और करवाने जाते हैं तो उसके जिगर का जो है ना चर्बी की ज़ायद तहों का शिकार हो जाते हैं और ये सुनने को उन्हें मिलता है कि जनाब आपको फैटी लीवर है। अब सवाल ये होता है कि हर दूसरा शख्स जो है वो फैटी लीवर का शिकार क्यों हो रहा है और इसका इलाज क्या है। फैटी लीवर हमें किन बीमारियों की तरफ लीड करता है और इसका कैसे पता लगाना चाहिए और फौरी इलाज क्या है। तो ये जानने के लिए हमने मारूफ डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं मोहम्मद आमिर ख़ान हैं, उनको दावत दी है, जो ना कि सिर्फ मुख्तलिफ अमराज को डील करते हैं, बल्कि अगर उन्हें ये कहा जाए कि वो कंसल्टेंट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और अगर आप लोगों की भी कोई क्यूरी है फैटी लीवर के हवाले से तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं इस सेगमेंट में। तो डॉक्टर आमिर आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह का शुक्र है।
डॉक्टर आमिर, आजकल हर दूसरा बंदा जो ना वो ये कहता हुआ नज़र आता है हमें जी फैटी लीवर का शिकार हो गया है, या हमने टेस्ट कराया था जाके तो वो फैटी लीवर उसके अंदर डायग्नोज हुआ है। तो सबसे पहले हमारे देखने वालों को थोड़ा सा क्लियर कर दें कि फैटी लीवर है क्या। कहा जाता है कि जी आपके लीवर के ऊपर जो सारा फैट एक्यूमुलेट हो जाता है उसको फैटी लीवर कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसका यही मकसद है कि हमारे जिगर पे ज़ायद चर्बी ठीक है जब जमा हो जाती है तो उसका एक इम्पैक्ट होता है जिगर के ऊपर, और इम्पैक्ट इस तरह से होता है कि वो लिवर का फंक्शन को अफेक्ट करती है। ओके। लिवर का साइज़ बढ़ जाता है, आपको बदहज़मी शुरू हो जाती है। लोग कंप्लेंट करते हैं कि जी हमें कोई गैस बहुत ज़्यादा हो रही है, बदहज़मी है, सीने पे जलन हो रही है और खाना हज़म नहीं होता ठीक तरह से। तो ये तो बिल्कुल इसका इम्पैक्ट इस हवाले से होता है। ठीक है। और ये बहुत सारे मरीज़ हैं जो इस चीज़ में मुब्तला हैं, और इट इज़ सो इनसाइडियस ओके कि उनको पता नहीं चलता कि हमने कब वो लाइन क्रॉस की। ओके। और उसकी बेसिक वजह यही है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बिल्कुल इट इज़ नॉट दैट हेल्दी। ठीक है। वो होना चाहिए, वो उस तरह हेल्दी नहीं रहता, और जिसकी वजह से आप ये इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, और इंसिडेंटली आपको एकदम से खबर मिलती है कि जी मेरा लिवर फैटी है, फैटी लिवर का तो प्रॉब्लम शुरू हो गया। अच्छा, क्या हम खुद मालूम कर सकते हैं घर में? एक तो चले टेस्ट कराया तो उसमें आ गया है कि आपका फैटी लिवर है, क्या खुद ऐसी इंडिकेशंस हों जो हमारी बॉडी हमें दे रही हो? ऑब्वियसली कब अगर अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है हमारी बॉडी के अंदर तो एक्सटर्नली कोई ना कोई इंडिकेशंस आती हैं, कोई अलामात आती हैं, कोई साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। तो ऐसे क्या अलामात हो सकती हैं जो हमें पता चल जाए कि जी ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम डायग्नोज कर सके खुद से ही कि हमें फैटी लीवर है? बिल्कुल। उस पर यह है कि जी सुस्ती, जिस्म में सुस्ती बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप जहाँ पे बैठे हुए हैं आप सुस्त हैं, आपका काम करने को दिल नहीं चाह रहा, आपको बदहज़मी हो रही है, गैस बन रही है, और कुछ लोग हैं जिनको स्किन के ऊपर इचिंग शुरू हो जाती है, और इस तरह की अलामात हैं जो कि जिनको आपको नोट करना चाहिए और फिर रब्ता करना चाहिए अपने डॉक्टर से। ठीक है। और ये किन के अंदर ज़्यादा पाया जाता है? कौन ज़्यादा प्रोन है कि जिनको फैटी लिवर हो सकता है, या हर किसी को हो सकता है? देखें, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह जो लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं, ठीक है, उनका ऑलरेडी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ है, उनको फैटी लिवर बिल्कुल हो सकता है, और उनको इसके बारे में बिल्कुल आगाही होनी चाहिए कि जी ये इस तरह की चीज़ मेरे साथ हो सकती है, तो मुझे अपने टाइम के हिसाब से अपने टेस्ट और इलाज करवाना चाहिए। जो दूसरी कैटेगरी है जो अदरवाइज़ हेल्दी लगते हैं हमें, उनको अपना लाइफस्टाइल देखना चाहिए। आजकल जैसे फास्ट फूड है जो कि बहुत ज़्यादा आम है, आसानी से अवेलेबल है, और लोग बहुत पसंद करते हैं। तो जब आप इस तरह की चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली आपका लिवर जो है ना वो फैटी होता चला जाएगा। ठीक है। तो ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप अपने लिए कोई टाइम निकालते हैं कोई वर्जिश के लिए या एक्सरसाइज के लिए, तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं इसमें। लेकिन ये जो फैटी लिवर के अंदर ख़ास तौर पर ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो इसके लिए कल्प्रेट है? मैं ये तो ही कहूँगी कि ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हम खा रहे होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर जो कि हमारा फ़ैट उसके ऊपर आना शुरू हो जाता है? जी बिल्कुल, जिस तरह प्रोसेस फूड है, ठीक है, जो फास्ट फूड में आपको मिलता है, ये बड़ा अनहेल्दी है। ओके। रिफाइंड शुगर है, वो केमिकल्स होते हैं उसके अंदर, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए मुज़र सेहत है। शुगरी ड्रिंक्स हैं जो कि आम हमें मिलते हैं, ये बेवरेजेस जो है ये बहुत ज़्यादा इनमें शुगर होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं आपको फैटी लिवर के लिए। अगर आप लॉन्ग स्टैंडिंग लेते हैं, खाते हैं, और इनका बिल्कुल मुज़र असर होता है आपके ऊपर। ठीक है, जितनी भी मुरगन ग़िज़ाएँ लोग खा रहे होते हैं, ये ज़्यादा गोश्त खाने वालों को भी फैटी लिवर हो सकता है? ज़्यादा गोश्त जी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो बहुत ज़्यादा ये ऑयली चीज़ें, मुरगन चीज़ें आपने बताया, ये इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उनको फैटी लिवर का शिकार हो सकते हैं वो। ठीक है, कि वो ये ना आप ज़्यादा गोश्त खा रहे हैं, ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें आप ज़्यादा खा रहे हैं, बेवरेजेस का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं,
तो आप प्रोन हो सकते हैं कि आपको फैटी लिवर exactly. हो सकता है। Exactly. ठीक है, एक कॉलर है नौशहरा से, उन्होंने हमें कॉल की है, मोहम्मद खान आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सबको मेरी तरफ से दुआ सलाम कबूल। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब को भी। मैंने ये पूछना था कि मुझे डॉक्टरों ने जो एक्सरे वगैरह करवाया, मेरा चेस्ट का मसला था, तो उन्होंने लिखा है चेस्ट इन्फेक्शन, उसमें डिफेक्ट में मेरा लिखा हुआ है, उसकी वजह से मुझे रेशा आता है, मतलब कि रेशा बहुत आता है। तो क्या ये भी फैटी लिवर हो सकता है? ठीक है जी मोहम्मद खान अफरीदी, बहुत शुक्रिया जी आपका। देखिए, चेस्ट इन्फेक्शन अगर अंडरलाइंग आपको कोई पहले से बीमारी चल रही है, सच एज कोई डायबिटीज़ है आपको, या आपकी ओबेसिटी है, आपका वज़न ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा है, या ऐसी चीज़ें जो कि इस चीज़ को इन्फेक्शन को और प्रोन करें, तब तो ये मुमकिन है। अदरवाइज ये तो चेस्ट इन्फेक्शन है, ये तो किसी और चीज़ से भी हो सकती है। ये फैटी लिवर के साथ इसका कोई लेना देना नहीं, इसका लिंक नहीं है। देखें, लिंक इस तरह से है कि अगर आपका फैटी लिवर है तो आपका मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज्ड है, स्लो हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा, और वो अगर छोटी मोटी इन्फेक्शन है जो अदरवाइज इंक्रीज कर देगा, जो अदरवाइज आपको अफेक्ट नहीं कर सकती थी, वो अब करेगी। ओके ठीक है, मतलब एज सच जो है ना अपेरेंटली ऐसा कुछ भी नहीं है कि फैटी लिवर के साथ हो, लेकिन जो इंडिकेशंस डॉक्टर साहब ने बताई हैं अगर वो सारी हैं तो शायद हो सकता है। तो आप फैटी लिवर का जो है ना वो एक टेस्ट करा सकते हैं। तो ये फैटी लिवर का अगर टेस्ट कराना हो तो क्या लिपिड प्रोफाइल चेक कराना होता है, या क्या चेक कराना होता है, किस तरह का टेस्ट कराना है? लिवर फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, एलएफटी जिसको कहते हैं आम इस्तिलाह में, वो आपको कराना चाहिए, उससे काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है। अल्ट्रासाउंड एक दूसरी चीज़ है जिससे हम डायरेक्टली लिवर को देख रहे होते हैं, ठीक है, कि उसके अंदर फैट है और उसको देखा जा सकता है। और जैसे आपने बताया कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह, लिपिड प्रोफाइल है, वो आप उससे भी अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, लिपिड प्रोफाइल अगर टेस्ट आप कोलेस्ट्रॉल का कराते तो उससे भी थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा। तो ये कितना नॉर्मल होता है, अगर लिपिड प्रोफाइल कितना आए तो वो नॉर्मल है, और अगर इसे इंक्रीज किया हुआ है नॉर्मल से हाई रेंज पे है या इंक्रीज है तो वो फिर आपका फैटी लीवर की तरफ जा रहा है। जी, अगर ये तकरीबन कोई 200 के करीब है कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो आप ये बिल्कुल अच्छा रेंज में है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी उम्र कितनी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा था, ठीक है, क्या सिलसिला था, तो इस तरह से। ठीक है, मतलब अगर अंडर 200 है जी, तो ये नॉर्मल रेंज है। जी, इससे ऊपर जाता जाएगा तो अकॉर्डिंग टू योर एज जी बिल्कुल वो फिर अलार्मिंग सिचुएशन। इसका मतलब है कि आप मजीद फैट ले रहे हैं और आपकी बॉडी उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही। अच्छा, यूजुअली हमारे यहाँ पे एक ये भी कॉन्सेप्ट है डॉक्टर साहब कि अगर आपका एब्डोमिनल फैट बहुत ज़्यादा है, मतलब आपके पेट के ऊपर चर्बी बहुत ज़्यादा आ गई हुई है और आप अच्छे तरीके से एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर भी आपका जो है ना वेट लूज़ नहीं हो रहा, तो शायद आपको फैटी लीवर हो सकता है। तो पहले आप उसको चेक करवाएं, उसका इलाज कराएं, फिर जाके शायद आपको कोई फ़र्क पड़े। ऐसा है कि नहीं है? जी देखें, अगर इस तरह से है कि आप वर्जिश भी कर रहे हैं और आपका वज़न कम नहीं हो रहा या आपकी बेली फैट बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा ज़ायद खाना खा रहे हैं। ये हो नहीं सकता कि आप वर्जिश भी कर रहे हैं और आपका वज़न भी कम नहीं हो रहा और आपकी चर्बी भी इकट्ठी हो रही है। इसका मतलब है कि आप खाना ज़्यादा खा रहे हैं। तो आपको यू हैव टू मेक दैट बैलेंस इन बिटवीन कि आपने पोर्शन कंट्रोल करना। जी एग्जैक्टली, सही है। अच्छा, ये भी थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बता दें कि अगर फैटी लीवर हो जाता है तो ये मज़ीद कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो हमें लाहक हो सकती हैं फैटी लीवर के साथ? जी, मोटापा, जो कि एक जड़ है काफ़ी सारी बीमारियों के लिए, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सारी चीज़ें हैं जो कि ख़तरनाक हद तक आपके लिए हो सकती हैं। ये सारी अंडरलाइंग बीमारियां हैं। अब ख़ास तौर पे मैं फैटी लिवर में एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हमारे यहाँ पे बड़ी यंग लड़कियाँ आती हैं काफ़ी सारी, और उनको एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं PCO, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जो कि एक इनफर्टिलिटी का बाइस बनते हैं। बिल्कुल, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। वो उनका अफेक्ट करती है।
ठीक है। और बहुत सारी ऐसी हैं जिनमें कि उनका वज़न भी ज़्यादा नहीं था ख़वातीन में, लेकिन स्टिल उनको पीसीओ की अलामात हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कंसिडर करने वाली हैं। कि आपको आया किस तरह आगे प्लान आउट करना है, गाइड किस तरह करना है। हम यहाँ पे जेनेरिक चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं साइंस एंड सिम्टम्स, उसके ट्रीटमेंट, बट इंडिविजुअली आपको आपका मुआलिज ही अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकता है कि आपने आगे क्या करना है, इसका इम्पैक्ट आगे क्या आ सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आप आए, बहुत शुक्रिया। और बड़ा अच्छा हमारा जो है ना ये सेशन रहा फैटी लीवर के हवाले से। डॉक्टर मोहम्मद आमिर ख़ान हमारे साथ मौजूद थे, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं, और बता रहे थे कि जनाब फैटी लीवर होता क्या है, किस तरह डायग्नोज किया जा सकता है, और इससे बचा किस तरह जा सकता है। तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच कि आप आए। पाकिस्तान ने हालिया हफ्तों में शदीद बारिशों और सैलाबों की तबाहकारियों का सामना किया है, जिनमें सैकड़ों जानें जा चुकी हैं और घरों की तबाही से हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में इस बार मॉनसून ने शदीद तबाही मचाई है, और ये कुदरती आफात महज हादसात नहीं बल्कि आलमी माहौलियाती तब्दीली के संगीन असरात की एक वाज़ेह मिसाल है। एक ताज़ा तहकीक से ये हमें मालूम होता है कि ये बारिशें इंसानी सरगर्मियों की वजह से होने वाली जो माहौलियाती तब्दीली है उसके बाइस मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं, जिसके नतीजे में सैलाब की शिद्दत में इजाफा हुआ है। अब पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियाँ एक संगीन मसला बनती जा रही हैं, जिससे मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ असरात मुरतब हो रहे हैं। दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है, बारिशों का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, सैलाब और ग्लेशियर्स के पिघलने जैसे मसाइल पाकिस्तान को दरपेश हैं। अब पाकिस्तान उन 10 ममालिक में से एक है जो मौसमियाती तब्दीलियों और कुदरती आफात से सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। लिहाजा जब तक हुकूमत, इदारे और हम यानी कि अवाम मिलकर इस मसले को संजीदगी से नहीं लेंगे, हर साल मॉनसून और सर्दियों की स्मॉग पाकिस्तान में इंसानी अलमियों को जन्म देती रहेगी। ताहम इसी के मुतालिक हम मज़ीद बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उसको किस तरह एड्रेस किया जाना चाहिए, और फिलफौर आगे के लिए क्या हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हबीबुल हक रंधावा साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। एनवायरमेंटलिस्ट हैं और एक्स चीफ इंजीनियर LDA भी हैं। तो डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ। हबीब साहब, सारी मौसमियाती तब्दीलियाँ, क्लाइमेट चेंज हमारे सामने है, और उसके जो असरात पाकिस्तान पर आए हैं, बाकी ममालिक में भी हमने देखा है कि पूरी दुनिया इसके जो है नरगे में है। लेकिन सबसे ज़्यादा हम जो अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ होती हैं वो ज़्यादा भुगत रही होती हैं ये सारे असरात। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इसको एड्रेस किस तरह करना चाहिए, आपको क्या लगता है? जी शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखें, ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ ये करोड़ों साल से जारी हैं, इसके मुख्तलिफ स्पेल जारी हैं, और जब से इंसानी शऊर बेदार हुआ है, ये इंसान ने इस दुनिया में आया है तकरीबन 6 करोड़ साल से, तो इंसान मिटिगेशन करते रहे हैं इसकी। नो डाउट कि पाकिस्तान या उसके जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको ज़्यादा क्योंकि रिसोर्स कम हैं वो ज़्यादा मुतासर हैं, लेकिन दिस इज़ आयरनी ऑफ फेट कि पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा मुतासर है। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब करे कोई और भुगते हम, ये हिसाब हो गया है। ये भी हकीकत है कि करे कोई भुगते कोई। हम क्यों नहीं कुछ कर रहे कि हमारी इतनी इंडस्ट्री नहीं है, वरना हम भी उनमें शामिल होते हैं। अच्छा, ठीक है, अगर बदकिस्मती से वो उसके असरात बद असरात हम पे हैं, तो हमारे जैसे बहुत से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जिन पे ऐसे असरात हैं, और उन्होंने मिटिगेशन करने के बाद उसके असरात को काफ़ी ऑफसेट कर दिया है। ओके। लेकिन हमारी ये, मैं समझता हूँ कि आप तसाहल कह लें, आप इल प्लानिंग कह लें, या रिसोर्सेज की कमी कह लें। अच्छा। कि हम रेस्क्यू के लिए, एवैक्यूएशन के लिए और रीसेटलमेंट के लिए तो हम बड़े एफिशिएंट हो गए हैं, और तजुर्बात की वजह से हमने बड़ा सीखा है। लेकिन जो इसकी दूररस मैनेजमेंट है, जो जिसको हमने ऑफसेट करना है इसके असरात को या फ्लड्स को, उसमें हम अभी बहुत पीछे हैं, हम उसकी प्लानिंग नहीं कर सकते। ओके। तो मैं समझता हूँ कि देखें, ये जो फ्लड है, ये रेंज हैं, ये ओरिजिनेट होती हैं, स्टार्ट होती हैं, ये हमारी माउंटेनियस एरियाज, जो हमारे
नॉर्थ में, ईस्ट में हिमालयंस एरिया है। और उनकी जो स्ट्रेटजिक कंडीशंस है, ये ख़ास तौर पर उनकी जो जोग्राफ़ी है वो ना सिर्फ ये क्ले की हैं बल्कि उसमें बोल्डर्स भी शामिल हैं। मतलब वो ये नहीं कि इग्निस रॉक्स नहीं है। उसकी बदकिस्मती ये होती है कि, और दूसरी ये है कि हमने रिफॉरेस्टेशन नहीं की। दरख्त तो मौजूद थे, फॉरेस्ट मौजूद थे, हमने काट दिए, हमने दोबारा उसको लगाया नहीं है। बिल्कुल। देखिए उसका ये नुकसान होता है कि, और वैसे भी कहा जाता है हबीब साहब कि अगर एक आप दरख्त काट रहे हैं तो उसकी जगह आपको 100 दरख्त लगाने चाहिए। उसका नेमुल बदल नहीं है। एक जो पुराना दरख्त अच्छा खासा जो ऑक्सीजन दे रहा है उसकी जगह आप 100 दरख्त भी लगाएंगे तो, और यहाँ पे एक भी नहीं लगता, आपको पता है। अच्छा मैडम, उसके बदले हाँ, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि दरख्तों के सिर्फ ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड लेना ही फ़वाइद नहीं है। इसमें ये क्लाइमेट के लिए बड़ा अच्छा इसमें यह है कि वो आपका हिली एरिया है उसके अंदर जो क्रस्ट है उसको काबू में रखते हैं, तो लैंड स्लाइडिंग बहुत कम होती है जी। बारिशें देखें, जब आपकी फॉरेस्ट मौजूद नहीं है तो अब नई टर्म आजकल सुनी होगी आपने कि क्लाउड बस्ट आ गया। हाँ, क्लाउड बस्टिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है। ये जैसे पहले वो एक हमारे यहाँ होता था आज से 10-20 साल पहले कि दहशतगर्दी, तो हमने अपनी सारी तसाहल, हमारी सारी कमज़ोरियाँ वो दहशतगर्दी में अगरचे होती थी उसमें डाल देते थे, लेकिन अब भी हम क्लाउड बस्ट में डाल देते हैं। अच्छा। और ये फ्लैश फ्लडिंग में डाल देते हैं। ठीक है। तो हैं भी, हकीकत है, लेकिन इसकी मिटिगेशन पॉसिबल है अगर हम रिफॉरेस्टेशन करें। और फिर ये है कि जो हिली एरियाज़ में जो रोड्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को हम इस तरह डेवलप करें कि कोई ज़रूरी नहीं है एम्बैंकमेंट उनकी बढ़ाएं, वो तो रोक देते हैं बोल्डर्स को। जब रोक देते हैं, पीछे से पानी आता है, छोटे छोटे डैम्स और रेजरवायर बन जाते हैं, फिर अचानक फिर जब बारिश आती है तो फिर एक फ्लैश बन जाता है जो कि आपकी आबादी को बहा के ले जाता है। तो मैं समझता हूँ इसके लिए हमें स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए, और स्ट्रेटजी ये है कि हमें अव्वलीन फुर्सत में ये मैनेजमेंट करनी चाहिए। अब देखें जो गुजर गया हो गया, और ये है कि आइंदा सालों के लिए हमने क्या तैयारी करनी है, उसके लिए ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं। अच्छा, आइंदा सालों के लिए कुछ पंजाब हुकूमत भी कुछ तैयारी कर रही है, ख़ास तौर पर अगर पंजाब की थोड़ी सी बात कर ली जाए, रावी की बात कर ली जाए, जिस तरह रावी में पानी आया और सैलाब आया, फिर उसकी जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हमने देखे, तो लाहौर में दरिया रावी के किनारे 43 किलोमीटर्स तवील एक दीवार बनाने का फ़ैसला किया गया है। तो आपको लगता है कि ये दीवार बनाने से, या बंद इसको कह लें कि ये वाला बंद बनाने से, दीवार बनाने से हम मुस्तकबिल में इसका कोई फ़ायदा हमें होगा जो रावी के इर्द गिर्द हम बनाने जा रहे हैं? देखिए जी, दरिया में जब फ्लड आ जाता है तो मैं उसकी जो फितरत है और उसकी नफ्सियात एक शेर में बयान करूँगा कि दरिया को अपनी मौज की तोग़यानियों से काम, अच्छा, कश्ती किसी की पार हो या ना पार हो। क्या बात है, वाह। अब ये है, देखिए हमने दरिया से पूछ करनी, हम तो या तो हाइड्रोलॉजिक स्टडी करेंगे ना, स्टडी करने के बाद कहें कि यहाँ एम्बैंकमेंट और हम बंद बना दें। अगर हमने लाहौर को बचाने के लिए बंद बना दिया है, हाँ। हो सकता है रावी को ये पसंद ना हो, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ करें अगर राइट साइड वाली पॉपुलेशन, शेखपुरे वाले हैं या दूसरे आपके ये पॉपुलेशंस है कंट्री साइड की, वो भी अगर बंद बना लें, इसका मतलब कि हमने दरिया को दोनों तरफ से बंद बना के उसका जो नेचुरल इन्फ्लुएंस एरिया उसको कम कर दिया है। जब हम दरियाओं का नेचुरल इन्फ्लुएंस एरियाज़ को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तंग करते हैं, तो वहाँ जब फ्लड आता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, फिर तो वो खसो खाशाक की तरफ बहा ले जाता है, वो तो ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा, एक कॉलर है उकाड़ा से, अली ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? जी ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है? खैरियत से? जी वालेकुम सलाम। मैम मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है। जी जी पूछें। तो मैं डॉक्टर साहब के कॉलम भी पढ़ता रहता हूँ, बहुत शुक्रिया इनका। और मेरा सवाल ये है कि हम अगले 5 साल के लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं जो हमारी अभी तबाहकारियाँ हुई हैं उसके हवाले से, और इसका हमें क्या जितना नुकसान उठाना पड़ा है इसका कोई इक़दाम हुकूमत कर सकती है, या हम जो आवाम है ये इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अली आपने।
ठीक है जी। देखिए जी, इसका मैक्सिमम पोर्शन तो मैंने बता दिया कि आप स्ट्रक्चर, पक्के स्ट्रक्चर बनाएं, पानी को गुजरने के लिए कलवर्ट्स बनाएं, काजवेज बनाएं, दूसरी चीज़ें बनाएं। हमारी ये थोड़ा सा रवाज बन गया है कि हम रोड्स को लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए हम कहते हैं इनमें से स्ट्रक्चर निकाल दो, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत महंगे हैं और उसके लिए वो जो है ना, उसके लिए बड़ी स्किलफुल बंदों को चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर्स को। वो कहते हैं जी हम पुलियाँ क्यों बनाए, काजवे, वो फिर निकलवा देते हैं, प्लानर्स भी निकाल देते हैं। उसका ये नुकसान होता है कि बारिशी पानी इकट्ठा होता है, फिर वो आके वो फ्लैश फ्लड बन जाता है। अच्छा, दूसरी जो इन्होंने बात बयान की, वो दूसरी मैं भी करना भूल गया था। देखिए, हम एहतमाम करें कि पानी की स्टोरेज के लिए अपने सूबों लेवल, सारे सूबों के मशावरत से आप उन्हें ये यकीन दिलाएं। सूबा सिंध को ज़्यादा इतराज़ात हैं, सूबा सरहद को ये अपने नौशहरा को ये इतराज़ है कि जी हमारा पानी उधर सेम आ जाएगी, तो वो लेवल्स उसको भी यकीन दिलाया जा सकती है और सिंध को भी यकीन दिला सकते हैं कि भाई हम इसकी बिजली नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ स्टोरेज करेंगे। स्टोरेज के लिए, और स्टोरेज के लिए भी आप कंट्रोल इसको कर लें। अच्छा, स्टोरेज के लिए जैसे हमने पहले अंडरग्राउंड जो वाटर टैंक्स हैं वो भी बनाए जा सकते हैं, उसमें बारिशी पानी जो है वो जमा हो सकता है और खुदा ना खासा इस तरह की सिचुएशन हो सकती है तो उसमें भी पानी जो है जमा किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। तो ये कुछ तजावीज़ थी जो डॉक्टर साहब ने हमारे साथ शेयर की, हमारे थ्रू आप लोगों के साथ शेयर की है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जा सकती है। डॉक्टर हबीबुल हक रंधावा साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू कि आप आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ पढ़ाई के हवाले से बात कर लेते हैं और पढ़ाई से मुतल्लिक आज ये बात है कि जनाब लाहौर के जो सरकारी स्कूल हैं ना, उनमें इनरोलमेंट खासी कम होती जा रही है। यूजुअली हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि साल के बाद या नया सेशन आता है तो इनरोलमेंट ज़्यादा होगी, बच्चे ज़्यादा उस स्कूल में आएंगे और ज़्यादा तरक्की की जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है कि पहले हमने टॉपिक पर बात की थी कि जी कॉलेजेस में, जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनमें इनरोलमेंट कम होती जा रही है, बच्चे कम होते जा रहे हैं। उनसे पहले इन्वेस्टिगेट किया गया, उनसे रिकॉर्ड मांगा गया कि जनाब आप क्या कर रहे हैं और इसको 100% पे लेकर आया जाए। अब स्कूलों में भी यही सूरत हाल है कि इनरोलमेंट कम होती जा रही है। किसी में 98 बच्चे हैं, किसी में 119 बच्चे हैं। जो गर्ल्स स्कूल है उसमें सिर्फ 119 बच्चियाँ पढ़ रही हैं, इसी तरह किसी में 121 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सारे लाहौर शहर के जो स्कूल हैं सरकारी, ये मैं उनके इदादो शुमार बता रही हूँ। एक ये स्टोरी है जिसको हमने डिस्कस करना है कि ये क्या वजह है इसकी, और साथ ही साथ फिर जो कॉलेजेस में इसातिज़ा की भर्तियां हैं उनका ऐलान किया गया, लेकिन दरख्वास्तों की जो वसूली है वो शुरू नहीं हो सकी है और महकमा हायर एजुकेशन की सुस्ती की वजह से उम्मीदवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं जी पोर्टल पर हम जा तो रहे हैं लेकिन वहाँ पर अप्लाई करना जो है ना वो नहीं किया जा रहा है, अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया जा रहा है। तो ये क्या वजह है? सिस्टम की गलती है या फिर हायर एजुकेशन जो है उसकी सुस्ती है? एक और टॉपिक है जिसके ऊपर हमने बात करना है साथ ही साथ कि पंजाब भर में कायम जो आफ्टरनून स्कूल्स हैं उनकी थर्ड पार्टी से सर्वे करवाने का फ़ैसला किया गया है। ऑलरेडी जो 70% स्कूल्स हैं उनको वो ऑलरेडी फ़ैसला किया गया है, वो बंद हो चुके हैं। तो अब जो रह गए हैं 30%, उनके हवाले से क्या अपडेट्स हैं और ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। आतिफ़ परवेज़ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं। आतिफ़, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आतिफ़, पहले कॉलेजेस की ये सूरत हाल थी कि इनरोलमेंट जो है वो कम होती जा रही है, अब स्कूलों की भी यही हाल है। किसी में 98 बच्चे हैं, किसी में 120 बच्चे हैं, किसी में 250 बच्चे हैं, किसी में 200 बच्चे हैं। तो ये इनकी परफॉर्मेंस कहाँ जाती जा रही है? देखिए, एक जैसे आपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि कॉलेजेस में इनरोलमेंट कम हो रही है, तो बुनियादी वजह तो यही है कि ट्रस्ट जो सरकारी अदारे हैं उस पर अब नहीं रहा और वालिदैन चाहते हैं कि प्राइवेट अदारों में अपने बच्चों को दाखिल करवाया जाए। तो ये एक बड़ी वजह है और उसके पीछे और फैक्टर जो इन्वॉल्व हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि स्कूलों में मिसिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, मिसिंग फैसिलिटीज़ का जो है फुकतान है, फिर टीचर्स की शॉर्टेज है और जब फंड्स नहीं मिलते तो जो क्लासरूम्स जो हैं वो नहीं बन पाते, टॉयलेट्स नहीं है, फर्नीचर की कमी है, लैब्स नहीं है, exactly. साइंस लैब, कंप्यूटर लैब्स वो नहीं है। तो इसी को देखते हुए ये 1 साल या 2 साल या 3 साल में नहीं हुआ, इसको कई साल लगे हैं कि आस्ता आस्ता जब लोगों का एतमाद उठता गया
हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स उस तरह नहीं फराहम किए गए। और हम अब देखते हैं कि जब हम ही खबर चलाते हैं कि इतने फ़ीसद बच्चे जो है वो 9वीं में फ़ेल हो गए सरकारी स्कूलों के, तो फिर वालिदैन ये सोचते हैं कि वो पढ़ाई करके वहाँ पर ठीक पढ़ाई नहीं होती, अगर पढ़ने जाएगा तो टाइम ज़ाया करेगा, तो बेहतर ये है कि किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया जाए। तो अब ये लाहौर जैसे स्कूल में, जहाँ हम पहले पता लगता था कि दाखिलों के लिए जगह नहीं है, स्कूलों में जगह नहीं है, और वो स्कूल की जो इंतज़ाम है, अब ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, वहाँ पर 100 बच्चे, 120 बच्चे, 98 बच्चे, 121, 134, 200, इतने तो अब जो हमारे सरकारी स्कूलों की एक क्लास में इतनी होती, लेकिन अब ये सूरत हाल है कि वालिदैन सरकारी स्कूलों में बच्चों को नहीं लेके जा रहे, और ये होता जा रहा है हमारा, और ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है महकमा स्कूल एजुकेशन के लिए और हुकूमत के लिए कि किसी तरीके से जो वालिदैन का ट्रस्ट गेन करना है। अच्छा चलिए डॉक्टर, आपने असातिज़ा की बात कर ही ली है, कॉलेजेस में असातिज़ा की भर्ती का भी ऐलान किया गया है, लेकिन वो परेशान है, असातिज़ा कह रहे हैं जी हम पोर्टल खोलते हैं लेकिन वहाँ पे अप्लाई करने को ही नहीं मिल रहा है। ये सिस्टम की कोई काहली सामने आ रही है, गलती सामने आ रही है, या महकमा हायर एजुकेशन थोड़ा सा सुस्ती दिखा रहा है? इस सिस्टम में आप महकमा हायर एजुकेशन को भी देखें तो साथ ही मिला लें कि वो भी सिस्टम कैसा ही है, क्योंकि जब पता है हर साल ये आर्जी टीचर जो है भर्ती किए जाते हैं। महकमा हायर एजुकेशन की जो 750 के करीब सरकारी कॉलेजेस हैं, इनमें मंजूर शुदा पोस्टें जो हैं वो 24,000 हैं, और कई सालों से इधर भी भर्तियां नहीं हुई, तो 8-9 हज़ार के करीब 9,000 के करीब जो टीचर्स की पोस्टें खाली पड़ी हैं। तो उस गैप को फिल करने के लिए महकमा हायर एजुकेशन हर साल आर्जी असातिज़ा भर्ती करता है। अब ये आर्जी असातिज़ा जो है इनको माहाना 50,000 रुपया दिया जाता है, और भर्ती का अमल जो है ये सितंबर में और अक्टूबर तक होता है। अब ऐलान किया गया महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से इस साल ज़्यादा टीचर रखे जाएंगे, ठीक है। पहले 9,000, फिर उसको कम करके 8,004 पर ले आए, लेकिन जो शेड्यूल जारी किया गया उसके मुताबिक 16 से दरख्वास्तें लेना शुरू कर दी जाएंगी। तो इसके लिए खुसूसी पोर्टल जो है वो बनाया गया कि वहाँ पर आप जाके प्रोफाइल बनाएं और अप्लाई करते हैं। आज अब 20 तारीख होगी और अभी तक वहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन नहीं है, प्रोफाइल बना सकते हैं। हाँ। तो ये महकमा हायर एजुकेशन हर दफ़ा ऐसा ही होता है, क्योंकि जितनी बेरोज़गारी है, तो ये 8,400 पोस्टों के लिए भी हज़ारों उम्मीदवार जो आपको वो मैदान में आएंगे। इसी तरीके से हमने देखा कि जब स्कूल एजुकेशन ने जो है स्कूल टीचर इंटर्न्स रखे, तो उसमें भी कुछ 7,000 पोस्टों के लिए 1 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार, 2 लाख के करीब बल्कि 3 से 4 लाख उम्मीदवार वो दरख्वास्त गुजार जो आए थे। तो अब ये CTI जो है कॉलेज टीचर इंटर्न्स की भर्ती की बारी है, तो अब भी यही देखने में आएगा, हज़ारों टीचर जो उम्मीदवार हैं वो टीचर बनने के लिए सामने आएंगे, लेकिन महकमा हायर एजुकेशन का सिस्टम जो है वो उस लोड को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होता, करने आती है। देखिए आतिफ, अगर आप उनको अच्छे तरीके से प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं, सहूलियात ही नहीं दे रहे हैं, तो टीचर्स भी बेचारे किस तरह अच्छे तरीके से अच्छे माहौल में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो चाहे स्कूल के टीचर हो या कॉलेजेस के टीचर। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब वो अपने मसाइल के लिए सोचते रहते हैं कि कैसे हम महकमा हायर एजुकेशन से या स्कूल एजुकेशन से कैसे इसको अपने मुतालबात को मनवाएंगे, पेंशन्स का, ग्रेजुएटी का, लीव इनकैशमेंट का, ये सारे मामलात के लिए वो सोचते रहेंगे, रेगुलेशन के लिए हम रेगुलेट हो जाएं या रेगुलर हो जाएं। तो इन मसाइल को लेकर जब वो स्कूल आते हैं तो उनकी उस तरीके से तवज्जो नहीं होती, वो दिल से बच्चों को काम ही नहीं करवाते। बिल्कुल ये मसाइल जो हैं वो साथ साथ चलते जा रहे हैं। ठीक है। थर्ड स्टोरी, जो आफ्टरनून स्कूल्स को सर्वे कराने का फैसला किया गया है थर्ड पार्टी से, ऑलरेडी 70% स्कूल बंद हैं, तो ये 30% स्कूलों का सर्वे कराया जाएगा। देखिए ये 7,000 के करीब स्कूल हैं। अच्छा। आफ्टरनून स्कूल पहले मरहले में, ये पिछली हुकूमत में PTI के दौर में जो कहा गया था कि जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं उनको स्कूलों में लाने के लिए हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सुबह के वक्त जो हैं वो दुकानों पर काम कर रहे होते, कोई ना कोई रोज़ी रोटी में और माशी जो है माशियत के लिए सड़कों पर या काम पर मौजूद होते हैं। तो दूसरी शिफ्ट में उनको स्कूलों में लाया जाएगा, वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। पहले मरहले में 5,000 स्कूलों को जो है वो आफ्टरनून स्कूलों का सिलसिला शुरू किया गया, और बहुत सारी ये भी कहा गया था कि प्राइमरी के बाद 66% बच्चे जो है वो स्कूल छोड़ जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पर मिडिल स्कूल नहीं है, हाई स्कूल नहीं है, हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। तो ये कहा गया था कि जो प्राइमरी स्कूल है
उसको दूसरी शिफ्ट में मिडिल स्कूल कर दिया जाएगा, ताकि वो बच्चे 5वीं के बाद अगली क्लास जो है वो दूसरी शिफ्ट में पढ़ना शुरू कर दें। तो ये बताया गया बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं जो पिछली हुकूमत में, लेकिन जैसे ही हुकूमत बदली है तो उन्होंने कहा जी कि इसके तो कोई रिजल्ट ही नहीं है, इसका तो कोई फायदा ही नहीं है, इसके तो सिर्फ और सिर्फ बजट ज़ाया हो रहा है। अच्छा ठीक है, क्योंकि फेक एनरोलमेंट है, टीचर जो है वो कागजों में रखे गए, ठीक है, इस तरह की शिकायत आई और कुछ ठीक भी हैं। अच्छा, लेकिन अरबों रुपए मंसूबे पर लगा दिए जाते हैं और जैसे ही हुकूमतें बदलती हैं तो वो ठप हो जाते हैं, वो ज़ाया हो जाते हैं अरबों रुपए। और उसके लिए एडवोकेट किया जाता है कि ये तो मंसूबा जो है ठीक तरीके से शुरू ही नहीं किया गया, आवाम का जो पैसा है वो ज़ाया किया जा रहा है। अब ये कर लिया गया जी कि 7,000 में से 5,000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बोगस स्टूडेंट्स हैं, बोगस टीचर हैं, तो ये सर्वे करवाया जाएगा। तो फैसला कर लिया गया है कि 70% स्कूल जो हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, ठीक सिर्फ है। 1500 के करीब स्कूल जो हैं वो जारी रहेंगे। अब इस हुकूमत की जानिब से भी इतने सारे मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, तो 5 साल बाद दूसरी कोई हुकूमत आ जाती है तो वो भी यही कहेगी, एडवोकेट करेगी इस चीज को कि जी इन्होंने तो कुछ नहीं किया। पुराने मंसूबे जो थे वो तो ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक थे ही नहीं, बोगस चीजें थी, सारी चीजें थी, वही हिस्ट्री रिपीट की जाएगी। आतिफ हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे कि क्या सिचुएशन है जनाब, हुकूमत क्या कर रही है, इदारे क्या कर रहे हैं। आतिफ थैंक यू सो मच कि आप आए इस पे बात। जनाब आज के दौर में सिर्फ जहानत या डिग्री काफ़ी नहीं होती, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि आप ख़ुद को किस अंदाज में पेश करते हैं। किसी नई मुलाकात में पहला इम्प्रेशन सिर्फ चंद सेकेंड्स में बन जाता है और ये तय करता है कि लोग आपको किस नज़र से देखेंगे। बॉडी लैंग्वेज आपकी, दुरुस्त पोस्चर आपका, पुरएतमाद अंदाज में गुफ्तगू ना सिर्फ आपकी शख्सियत को निखारते हैं बल्कि दूसरों के दिल और दिमाग पर एक गहरा असर भी छोड़ते हैं। इसीलिए ये सवाल अहम है कि बच्चों और नौजवानों को किस उम्र से अपनी इमेज पर तवज्जो देना सिखाया जाए। पहली मुलाकात में ऐसा क्या किया जाए कि सामने वाले पर एक मुस्बत तासुर कायम हो, और हमारी बॉडी लैंग्वेज किस तरह हमारी शख्सियत को मजबूत या कमज़ोर बनाती है। तो इसके ऊपर ही हमने बात करनी है। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं हामिद सईद साहब, जो कि इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट हैं। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हामिद साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हामिद साहब आज हमने बच्चों के वाले से बात करनी है कि उनके लिए इमेज बिल्डिंग या फिर उन्होंने किस तरह अपने आप को संवारना है, किसी से बात करनी है या अगर किसी से मुलाकात करने जा रहे हैं तो आपने क्या पहन के जाना है, ये बड़ा ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि किस उम्र से हमें उनको सिखाना चाहिए? अच्छा, मैं आपसे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट शेयर करता हूँ। मेरे पास आपको पता है कि बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे कामयाब लोग और बहुत सक्सेसफुल लोग भी आते हैं, और कई लोग तो ऐसे आते हैं कि दे आर ड्रेस लाइक जैसे कहते हैं ना परफेक्ट ड्रेसिंग में आते हैं। ओके। तो मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने कहा मुझे एक बात बताइए कि आप तो मतलब इतने अच्छे ड्रेसअप हैं, व्हाई यू आर हियर? तो कहते हैं ओ मैंने आपसे सुना ये होगा, तो मैंने कहा मे बी विल यू ऐड सम वैल्यू और समथिंग लाइक, तो कोई एनहांसमेंट कर देंगे। मैंने कहा चलें इस बात को छोड़ें, आपने ड्रेसिंग कहाँ से सीखी है? अच्छा। तो 100 आउट ऑफ 100 यही कहते हैं कि मैंने अपने डैड से सीखी है। यस। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप बच्चों में इंटरेस्टेड हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो अच्छी तरह ड्रेसअप करें, देखिए 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों के लिए ड्रेसअप के लिए। एक तो ये है कि उन्हें जो है, अगर तो यूनिफॉर्म स्कूल है तो फिर तो ठीक है, यूनिफॉर्म स्कूल में जा रहे हैं तो इक्वलाइज़र है, ठीक है। लेकिन जो ही आप यूनिफॉर्म से बाहर आते हैं, जो ही आप सोशली गैदरिंग में जाते हैं, तो आपने कुछ ना कुछ पहनना है। तो आपके बच्चों के ऊपर बहुत सोशल प्रेशर है कि कहाँ कौन सी सोशो इकोनॉमिक से लगते हैं, लोअर एंड से लगते हैं, मिडिल एंड से लगते हैं, हायर एंड से लगते हैं। तो आई वुड से कि बच्चों के ऊपर जो फोकस है पहले माओं का और वालिदैन का, वो शुरू से होना चाहिए। जैसे मैं कहूँगा कि छोटे बच्चे हैं, अच्छा। छोटे बच्चे से उम्मीद रखें 5, 6 साल, 7 साल की उम्र में आपके बच्चे जो हैं वो अवेयर होते हैं कि उनको क्या पहनाया जा रहा है, वो डिसाइड करते हैं एग्जैक्टली उन्होंने क्या पहनना है, कौन सा कलर पहनना है, और फाइट भी करते हैं आपके साथ, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है कि आपने मेले ठेले वाले कपड़े उनको नहीं पहनाने क्योंकि यूजुअली जो है माएँ होती हैं वो कहती है अच्छा इसको रंगदार कपड़े पहना दो, इसको जनाब जिसे कहते हैं शोख रंग पहना दो, क्योंकि अभी तो लड़का है, अभी तो लड़की है। तो वहीं से उनको जो है ना कहते हैं कि ट्रेनिंग शुरू हो जाती है उनकी।
तो आई वुड से कि आपने ये याद रखना है कि जिस तरीके से आपने उनकी तालीम का ख्याल रखना है, सेहत का ख्याल रखना है, इस तरह उनकी शख्सियत का भी आपने ख्याल रखना है, जैसे आपने शुरू में कहा। तो शख्सियत जो है वो यकीन करें कि बच्चों की शख्सियत जो है वो बड़े अर्ली एज में उनकी शख्सियत जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो आई वुड से कि जैसे हम याद है कि लड़कियों के साथ तो माएँ बड़ी आई थिंक थोड़ी सी ज़्यादा अटेंशन पे करती हैं। लड़कों को कहती हैं कि अभी इसको बड़े साइज के कपड़े पहना दो क्योंकि इसने भी बड़ा होना है। तो हमारा क्या कि लंबी शर्ट्स, लंबी पैंट्स, लंबे कोट, बेल्ट है तो बुरी नहीं आ रही। और हम जब बाहर निकलते तो यू नो हाउ वी लुक लाइक बफून्स। और कोई सपोज कोई बंदा को अच्छा ड्रेसअप होता है, कोई लड़का तो कहता है हंसता भी है हमारे ऊपर। तो माँ बेचारी जो है ना वो एक्चुअली शी मीन्स वेल, लेकिन ना रिसोर्सेज नहीं है हमारे ना, वो अंडर प्रेशर है, उसके पास पैसे नहीं है। अगर हलाल की इनकम है तो देयर इज वेरी लेस टू गो अराउंड ना। उसने सेहत का ख्याल रखना है, उसने तालीम का ख्याल रखना है हमारी, उसने जनाब वो मेहमानदारी भी है, सारा कुछ है। तो शी इज़ अ ट्रेमेंडस कुकर जिसे कहते हैं ना, प्रेशर में है। तो इसके लिए इतना ज़्यादा जो है ना वो ग्रूमिंग के लिए उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसके बावजूद जो है कलर्स तो उसकी चॉइस में है ना कि कलर्स कौन से उसे पहनाना शुरू करें। तो मैं कहूँगा कि आप शुरू से न्यूट्रल कलर्स में आ जाएं, ब्लैक में आ जाएं। मेरे वो 4-5 कलर्स हैं, बच्चे भी पहन के बहुत अच्छे लग सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हालांकि हम इग्नोर कर देते हैं हामिद साहब घरों में। बच्चे अगर इस तरह की कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो यूजुअली पेरेंट्स या उनके इर्द गिर्द बड़े बहन भाई भी होते हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं, कोई बात नहीं। अगर बच्चों ने पजामा पहना हुआ है, पीजीज पहने हुए हैं, रात को सोने वाला नाइट सूट पहना हुआ है, तो ऐसे ही उठ के आ गए गेस्ट के सामने भी, और बाल बिखरे हुए हैं, टूथब्रश किया नहीं है, मुंह धोया नहीं है, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, अभी सो के उठ के आया है, अभी सो के उठ के आया है, कोई बात नहीं। नहीं, आप उन्हें बाकायदा करें। देखें, आप गेस्ट को रिस्पेक्ट दें, जो भी आपके घर में आता है। मैं तो ये कहता हूँ कि ड्रेसिंग भी जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट। जहाँ भी आप जाएं, मुझे याद है कि मैं व्हेन आई वाज अ किड तो अम्मी जान हमें वी वर 7 सिस्टर्स एंड ब्रदर को घर में कोई मेहमान आना तो क्या उठो तैयार हो जाओ। तो मैंने कहा ना भाई मैं क्यों तैयार हूँ, मेहमान तो आपके हैं, मेरे मेहमान थोड़ी हैं। मैंने ये सोच रहा, पर ऑब्वियसली कुडंट से दिस ना, शी विल किल मी तो उठना पड़ता था, उठना के तैयार होना पड़ता था, पहले ही उन्हें शोर में चाह देना। तो घर में ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि बच्चों को आप बताएं, उनको मैनर्स सिखाएं, क्योंकि दुनिया ने मैनर्स नहीं सिखाने, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। बल्कि मैनर्स नहीं सीखेंगे वो लोग तो दे विल पे बिग प्राइस। तो बच्चों को आपने ना सिर्फ उनकी एजुकेशन पर आपने ट्रेन करना है, उनको आपने एक अच्छी शख्सियत जिसे कहते हैं उनका यू हैव टू बिल्ड अ गुड कैरेक्टर इन दैम। फिर साथ में देखें, उनको ऑनेस्टी भी सिखाएं, उन्हें सच बोलना भी सिखाएं, उन्हें जो है ना उनकी मोरालिटी भी उनके अंदर रखें। वैसे पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है इसका कि लोग इसके ऊपर अटेंशन नहीं पे कर रहे। उसके लिए सबसे पहले आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा, आपको एग्जांपल उसकी सेट करनी पड़ेगी। ये इतनी कि आप झूठ बोल रहे हैं, बच्चे कहने नहीं तुम्हें सच बोलना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने बच्चे को डेवलप करना है, अपने बेटे को बेटी को आपने दुनिया के लिए तैयार करना है, ग्लोबल मार्केट के लिए तैयार करना है। अब देखिए, मुझे बताएं, दुनिया में आई एम फ्रॉम अमेरिका, आई वाज देयर फॉर लाइक 20 some years। तो यकीन करें कि वहाँ पे झूठ बोलने वाला, ठीक है नेशनल लेवल पे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे सवाल ही नहीं पैदा होता। पीपल डोंट लाई। तो उनके शुरू से बताया जाता है कि यू हैव टू टेल द ट्रूथ है ना, उन्हें बताया जाता है कि भाई ये गलत है। जी जी। और हमारे यहाँ पे सिर्फ दिल में कहा जाता है गलत है, वैसे नहीं किया जाता। आपने होलिस्टिक अप्रोच रखी है बच्चे के साथ, उसको आपने कंप्लीट जो है जिसे कहते हैं एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाएं। ना सिर्फ ये है कि उसके ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च करें, उसको सारी चीज़ें लेके दें, आप उनको अच्छा। ऑब्वियसली उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी तो वो कितना मर्जी बड़े स्कूल में पढ़ ले, लाखों रुपए जिसकी फ़ीस हो, आप उसके लिए कुछ भी कर लें, उसको अप टू डेट रखें हर चीज़ से, तो उसको मैनर्स नहीं है ना, उसमें उसकी शख्सियत अच्छी नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे एक छोटा सा वाक़या याद है, अगर एक सेकंड हो तो मैं कहीं गया स्कूल में, तो उधर देखा बाप बेटे को लेके आ रहा है, थोड़ा सा लेट हो गया, तो लेट था तो उसने जो गार्ड था आप नहीं जा सकते, तो उसने उसको ज़ोर से एक थप्पड़ मार दिया बेटे के सामने गार्ड को। अब देखें ना, बेटे को क्या सिखा रहे हैं आप, एरोगेंस सिखा रहे हैं आप, ये तरह सिखा रहे हैं। तो आई थिंक कि आपका बहुत बड़ा रोल है अपने बेटे को डेवलप या बच्चे को डेवलप करने में, एंड आई थिंक यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कहा है आपने। हामिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट हैं, और आज की गुफ्तगू, आज का सेशन बड़ा कमाल का रहा है हमारा, और आप लोगों के लिए भी बहुत सारी न्यू चीज़ें थी जिनको आप अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने बच्चों के लिए, उनके बेहतर फ्यूचर के लिए। हामिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।